यहीं खड़े रहो। हाँ यहीं खड़े थे ना। आजा आजा। हाँ हो गया फोटो तो। डन। भाई कैमरा मैम वेट 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 वेट। क्या लोग किया? शिल्पा जी या चलो डन गया। बारिश में नहीं हो जाएगा। He's a small. Shankar playing a small one. Yesterday he cut his hair bald. He was very crying for yesterday. Good. आ जाएंगे वापस। He's Dr. Peter Modi's son. He's a producer of the show. Dr. I'm very excited. I came from Manchester to meet my anniversary and my daughter's graduation ceremony. Yeah. Anushka's graduation was on the 13th of June. Many chairs. बैठेंगे Many chairs. अभी टाइम है ना सबको बैठने के लिए बहुत chairs. अभी लगा रहे हैं हम. चेंज ऑफ स्टार्ट हो You can start. I'll talk to you. अभी ना हमें कहीं बैठेंगे। चलो चलो आ बाजू सर ये साइड लाइट अच्छा है तो। यस 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 थैंक यू सर। वेट वेट सर थैंक यू। डन। Yes. थैंक यू सर। Thank you, sir. काफी अंदर क्या हो? थैंक यू सर। लाइट यहाँ से बढ़ाओ। एलईडी चल रहा है। अंदर ना तो लाइट बैटरी नहीं लगाया। शादी में है क्या? ऐसे लाइट थोड़ा पीछे होता है ना यार। सर यहाँ पे ऑल ऑफ यू राइट साइड। या सेंटर लुक। जरा सेट देखिए। ले लेंगे ना सीधा सालों बाद क्या है? लेते ना बैकड्रॉप
हाँ बुला लो बुला लो गाइस गाइस हाँ बुला अरे नहीं, 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 अब सेलिब्रिटी चाहिए अब कोई कुछ नहीं थैंक यू सो मच। अभिषेक ये हेयर स्टाइल किस लिए? बस इसी चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए आप सब आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। बाल दान हो चुके हैं, अब बस शुरू करते हैं जो होने वाला है। आप सबको बस पता ही चलने वाला है अभी क्या होगा। तो बस मैं अंदर जाके मिल के हाय बोल के आता हूँ, एंड देन आप सबसे मिलूँ। ओके 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 चेंज हो गया वाइट दोनों चेंज कर दिया दोनों वाइट कर दिया एक जन इधर आइए अगर आपका हो जाए सारे फोटोग्राफ्स प्लीज बताइए सेंटर सेंटर इधर सर इधर एक कैमरा यस सर इधर मनीष सर ये सर हाँ शिल्पा जी थोड़ा आपके राइट में कौन बोला है या इधर देखिएगा सर यस मैम मैम थैंक यू नहीं डार्लिंग वी डू इट लेटर ना वी नीड टू स्टार्ट मधुबन जी आपके राइट से शुरू करिए थोड़ा सा राइट में आ देना यस यस Now your right side. ये मेरा लेफ्ट है. Sorry हाँ. मैं सोची थी मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ नॉर्मली लेफ्ट और राइट को लेके लेकिन हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं हाँ. Okay. Thank you. चलो आप तो पीछे में
So I'll continue. So मैं ये कह रही थी कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारी जो लेगेसी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आई वुड से पिलर्स रहे हैं हमारे सारे हम भारतीयों के लिए, चाहे हम यहाँ हो या पूरी दुनिया में कहीं हो। तो इसी विषय पर आज बहुत सारी चीजें, बहुत इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी मिस शीतल सिंह को। कर्म के बिना ज्ञान संभव नहीं। एक बालक पहले अक्षर ज्ञान प्राप्त करता है, उसके पश्चात ही वेदों के स्वरूप को समझता है। क्या कोई बिना पूजा हवन यज्ञ या जप के उस मूल तत्व को जान सकता है? यदि ये व्यर्थ होते हवन या जप, तो ऋषियों ने वेदों में इनका विधान क्यों लिखा? यदि निराकार ब्रह्म ही सत्य है, फिर ये सारे पूजन अनुष्ठान क्यों? नहीं, आप वेदों में वर्णित 4 पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष को व्यर्थ घोषित करने का प्रयास तो नहीं कर रहे? आचार्य, कर्म बीज है, देश है, और मैं इन चारों पुरुषार्थों को अवस्था मानता हूं, जो चेतना के परिपक्व होने तक ही आवश्यक है। जब तक मन संसार की वस्तुओं पर टिका है, उसे अनुशासित करने के लिए प्रतीक चाहिए। इसलिए हवन पूजन का विधान है, किंतु सच्ची साधना तब होती है जब प्रतीक भी छोड़ दिए जाए। जैसे दिया केवल तब तक जलता है जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आ जाता। सूर्य के आने पर दिए की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वस्तुतः आपके कहने का अर्थ ये है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और मुक्ति की कल्पना करें। ये आलस्य से भरी, दायित्वों से मुक्त पलायनवादी विचारधारा है। आचार्य, कर्म व कर्मकांड में बंधना उचित नहीं। आप वेदों का केवल बाहरी रूप देख रहे हैं, मात्र एक पहलू मान रहे हैं, किंतु उसकी मर्म की उपेक्षा कर रहे हैं। कर्मकांड सांसारिक जीवन के लिए सहायक है, किंतु क्या वो परम सत्य है? वेदों का उत्तर भाग अर्थात निषद या वेदांत स्पष्टतः कहता है कि आत्मा का ज्ञान को वेदिक में पता चलता है कि संसार माया है। केवल ज्ञान की चर्चा करना यथार्थ से पलायन है। मानव जीवन में धर्म और अर्थ का भी उतना ही महत्व है। यदि हम केवल आत्मज्ञान की ओर बढ़े और कर्म को छोड़ दें, तो समाज में क्या होगा? ऋषियों ने भी कहा है कि धर्म और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म द्वारा अर्जित पुण्य ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। धर्म और अर्थ आवश्यक है, किंतु क्या ये अंतिम सत्य है? एक व्यक्ति कितना भी धर्म के अनुसार व्यवहार कर ले, पर यदि वह आत्मा के ज्ञान से दूर है, तो क्या वह वास्तव में पुनर्जन्म की प्रक्रिया के पार जा सकता है, मोक्ष पा सकता है? यदि केवल यज्ञ और हवन मोक्ष दिलाते, तो वेदांत में ज्ञान का प्रसंग ही क्यों मिलता? धर्म और अर्थ आत्मा को जानने का साधन है, तो आत्मा की पहचान का ही लक्ष्य है। क्या आपने संसार में बिना कर्म के जन्म लिया? क्या आपके अद्वैत ने अद्वैत ने भोजन कराया था? क्या आपके सन्यास ने आपको जीवित रखा इस संसार में? केवल बातों से ज्ञान का प्रदर्शन करना संभव है, परंतु जीवन में सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए उसका पालन करना असंभव है। अद्वैत कल्पना है, यथार्थ से उसका कोई सरोकार नहीं। कहना कि अद्वैत पूरी कल्पना है, सत्य से विमुख होने के समान है। क्या आप नहीं मानते कि वेद में जो लिखा गया है वो सहस्त्र वर्षों तक ऋषियों द्वारा अनुभव किया हुआ सत्य है? यदि आप अद्वैत को कल्पना मान रहे हैं, तो क्या आप ऋषियों के अनुभव से रचित ज्ञान को असत्य नहीं ठहरा रहे हैं?
आपका तर्क और शादी में अच्छा है। आपकी बातें सिद्धांत के रूप में उचित लग सकती हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से क्या ये संभव है? यदि सब लोग केवल आत्मा की खोज में लग जाएं, तो जीवन चलेगा कैसे? क्या समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्म और धर्म का पालन आवश्यक नहीं? यदि सब आत्मा को ही खोजने लगे, तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष को की उपेक्षा नहीं हो जाए? यदि कोई घर बनाने के लिए नींव खोदता रहे और कभी निर्माण का कार्य न करे, तो क्या वह घर कभी बनेगा? आचार्य कहीं भी और कहीं भी वेद में ये नहीं कहा गया है कि संसार से विमुख होना या व्यवहारिक पक्ष को नकार देना श्रेष्ठ है। इसी से प्रश्न उठता है कि कब तक उससे बंधे रहना उचित? कब तक संसार के व्यवहारिक पक्ष में ही उलझे रहेंगे? कहीं तो उसके पार जाना होगा, कभी तो जीवात्मा को आत्मा तक की यात्रा तय करनी पड़ेगी। उसे अपने मूल तत्व को समझना होगा, और ये समझ केवल ज्ञान से आएगी। धर्म भी तो यही कहता है। और क्या मनुष्य बिना धन और संसाधनों के जीवित रह सकता है? वेदों में भी अर्थ की महिमा गाई गई। अर्थस्य पुरुषो न सह। मनुष्य अर्थ का दास है। यदि समाज में अर्थ नहीं होगा, तो ज्ञान और धर्म दोनों संभव हो जाएंगे। भूखे पेट भजन नहीं गा सकते, तो ईश्वर को समझना बहुत दूर की बात है। क्या धन का अभाव ही सभी समस्याओं की जड़ है? क्या जिसने अपार संपत्ति अर्जित कर ली है, वह स्वयं को सुखी कह सकता है? क्या आपने और हमने धनवान व्यक्ति को दुखी नहीं देखा? क्यों? क्योंकि धन से वो जो भी लेता है वो क्षणिक सुख देता है। बाल्यकाल में यदि खिलौना सुख देता था, तो बड़े होकर हमें वही खिलौना अर्थहीन लगने लगता है। ऐसे ही सांसारिक सुख भी धीरे धीरे अर्थहीन हो जाता है। जब जीव समझ जाता है कि वो शुद्ध चेतना, तो बाहरी वातावरण उसे प्रभावित करना छोड़ देता है। जब कुछ उसे प्रभावित ही नहीं करता, वो सदा आनंद की अवस्था में रहने लगता है। आचार्य, ये सब कि साधारण लोग आत्मा को समझ नहीं सकते। उनके लिए क्या साधन? वे कर्म करें या ना करें, क्या उनका उद्धार संभव है? साधारण मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म के साथ साथ आत्मचिंतन करे। एक समय आएगा जब साधारण मनुष्य को अनुभव होगा कि सांसारिक सुख क्षणिक है, किंतु सुख की इच्छा क्षणिक नहीं। तब उसके भीतर उस सुख को ढूंढने की इच्छा जागेगी जो सदा रहेगा। यहीं से उसके भीतर ज्ञान प्रवेश करेगा। अंततः वो उस अवस्था में पहुंचेगा जहां उसके मन से भेद मिट जाएगा और प्रकृति के साथ एक हो जाएगा। यही अद्वैत। यदि अद्वैत ही अंतिम सत्य है आचार्य, तो कृपया ये भी बताएं, यदि आत्मा ही ब्रह्म है और सब कुछ केवल ब्रह्म स्वरूप है, तो इस सत्य का अनुभव कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर बहुत सरल है। क्या आप जब सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं? हाँ। और जब आप जागते हैं तो क्या तब भी वो स्वप्न देखते हैं? नहीं। जब आप सो रहे थे तब सपना आपको सच लग रहा था, लेकिन जब आप जाग गए तो सामने का संसार सच लग गया। दोनों अवस्थाओं में जो सत्य लगता है वह बदल जाता है। तो क्या यह परम सत्य हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो नित्य है, बदलती नहीं। ऐसे ही एक तीसरी अवस्था, गहरी नींद की अवस्था। कई बार जागने के बाद हम कहते हैं मैं गहन निद्रा में था,
मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। वस्तुतः ये वो अवस्था होती है जहां ना जागरण है, ना स्वप्न, ना कोई विचार है और ना ही कोई इच्छा, फिर भी हम अस्तित्व में बने रहते हैं। अद्वैत कहता है जब मन, इंद्रियां और संसार सब शांत हो जाते हैं तब भी मैं बना रहता। यही बताता है कि हमारी सच्ची पहचान शरीर या मन नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। और ये सत्य अनुभव पर आधारित है, ना कि कोई कल्पना। आप लोगों को संतोष है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। और जैसा कि शास्त्रार्थ मैं वेदांत को अपना ज्ञान हुआ शंकराचार्य का शिष्य बन। वास्तव में यह एक महान अनुभव है। मैं आभारी हूं आचार्य मंडन मिश्र का। अब वो वेदांत को अपनाकर हमारे साथ जुड़े और आप सभी का यहां पर सम्मिलित होने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। Thank you so much, Manishji. Thank you, Abhishek, for this wonderful, wonderful education of knowledge to all of us. Thank you so much. So we shall move ahead to the next. Used by him. It is an attempt for creating a history in the Indian cinema and showcasing it for the global audience all across the world. Please welcome Dr. B.K. Modi. I shall now hand over the mic to him to take this forward, please. भारतवर्ष ये वो नाम है जो सदियों से पूरे विश्व को एक गाइडेंस मिला। आज इस युग में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए और क्या हम किसी भी दुनिया की किसी भी जगह रहे, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो ज्ञान है, वो लेके हम लोग गए। परंतु वो ज्ञान क्या है? भारत में वेदों की चर्चा होती है। भारत को वेदों के जहाँ वेद प्रैक्टिस किए गए वो देश माना जाता है। परंतु वेदों का ज्ञान क्या यहाँ के लोगों को मिला है? यहाँ के पंडितों को, यहाँ के जो लीडर्स हैं धर्म से, क्या वो वेदों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं? ये चीज मुझे बचपन से मेरे दिल में चोट लगी कि जो देश इतना ज्ञानी है, इतना उसका इतिहास है, तो वो क्यों अभी भी एक पिछड़ा देश माना जाता है? वो कब आएगा वो समय जब भारत एक अग्रणी देश में गिना जाएगा और दुनिया को राह दिखाएगा, ना कि दुनिया की राह जो दूसरे दिखाते हैं उस पर चलेगा। ये जो चेंज है उसका समय आ गया और ये आज से नहीं, ये प्रेडिक्शन हो गया था बहुत पहले। बहुत पहले लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि रामकृष्ण परमहंस जब पैदा हुए थे तो वो भारत का चेंज का स्टार्ट, उनके शिष्य विवेकानंद ने भारत में यूथ को वेदों का ज्ञान का पहला झलक दिखाई। रामकृष्ण परमहंस के पैदाइश के बाद यह प्रेडिक्शन था कि 175 साल बाद भारत का उदय होगा और वो 175 साल 1836 का जन्म हुआ था, वो 2011 था। 2011 एक ऐसा समय था कि सबको ये उम्मीद थी कि भारत में बड़ा बदलाव है, वो बदलाव आया भी और उसमें जो हिंदुत्व है
उसको लोगों ने अकेली पहचाना और वो भारत की एक पहचान बना। और आज के जो युवा लोग हैं वो हिंदुत्व से प्रेरित होकर अपना काम करते हैं। और भारत ने हिंदू धर्म को लेकर ही पूरा का पूरा विचार यहाँ चलता है। आज की गवर्नमेंट भी ऐसी है, आज के जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी और बाहर भी हिंदुओं का एक बोलबाला हो रहा है। मुझे जब मैं भारत आया, करीब 25 साल बाहर रह के, तो मैं 74 साल की उम्र में भारत आया। तो उस समय मुझे चारों शंकराचार्य मिले और उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे भारत में जो विश्व का हम लोग का सपना है वो पूरा हो जाए। ये सपना हम सबने देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। सब कहते हैं कि एक दिन आएगा जब भारत विश्व बनेगा, परंतु उसका कोई रोड मैप हमारा नहीं बना, कोई ऐसा रास्ता नहीं बना कि किससे भारत विश्व बने। इस पर काफी चर्चा हुई और इस बार जब कुंभ मेला लगा तो इस पे चारों शंकराचार्य की मेरे साथ बातचीत हुई। उन्होंने मुझे एक राजर्षि की उपाधि दी। राजर्षि मतलब जो राजा ऋषि हो जाते थे उनको राजर्षि कहा जाता। तो उन्होंने कहा आप विजयनगर हैं, आज तक के राजा हैं और आप ऋषि का भी रूप लीजिए और आप राजर्षि की उपाधि लेके काम करें। तो वो मेले के बाद ये हुआ कि कैसे इस कार्य को पूरा किया जाए। तो उसी श्रृंखला में ये हुआ कि पहले ज्ञान क्या है, हिंदू है कौन, ये तो ज्ञान होना चाहिए। अभी जब तक हम हिंदू को ही नहीं डिफाइन करेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। तो इसके लिए अपने यहाँ ये कहा गया है कि जो भी धर्म सिंधु के इधर से निकले, इस इलाके से, फ्रॉम द ईस्ट ऑफ सिंधु, वो सब हिंदू है। चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो सनातन धर्मी हो, चाहे वो सिख हो या किसी भी उसमें को जाना जाए, वो सब हिंदू। यदि हम सुख को गिन लेते हैं तो हिंदुओं की संख्या दुनिया में 1.7 मिलियन हो जाती है। तो दुनिया की 8 मिलियन में ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है किसी भी धर्म में। क्रिश्चियनिटी करीब 1.2 से 3 मिलियन और जो मुस्लिम भी है वो भी 1.4 मिलियन। तो जब हमारा समूह दुनिया में सबसे बड़ा बन चुका है और हमारे पास ऐसा ज्ञान है जो कि हम दुनिया को दे सकते हैं, तो वो हम क्यों नहीं देते। ये बातें होती रहती हैं, चलता रहता है। मैं भी बात करूंगा, चला जाऊंगा, परंतु ये जो आपके जन लोग हैं उनके मन में भी आजकल बहुत ख्याल है कि भारत का दुनिया का सबसे पहला देश है, तीसरा नहीं, पांचवा नहीं, पहला। एक ही देश होता है जो दुनिया चलाता है, जो पहला है। आज अमेरिका पहला देश है तो दुनिया चलाता है। यदि कोई अमेरिका की बात नहीं मानता तो वो उसको धमकाता भी है, मनाता भी है, परंतु अल्टीमेटली उसी की चलती है। दूसरे नंबर का कोई उसके अंदर बैठा है। आज चीन है नंबर 2 देश है, उसका कोई अपना कोई विचार नहीं होता, विचार होता भी है तो कोई मानता नहीं। आज हम देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका का विचार पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है और वो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही ठीक है और दुनिया मान रही है। जो नहीं मान रही तो वो उसको धमका रहे हैं और धीरे धीरे सम्मान भी कर रहे हैं। जो आप ट्रेड एग्रीमेंट देख रहे हैं वो उसका उनका एक अपना नंबर 1 स्थापित करने का उनकी एक स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी सक्सेस भी हो रही है। ज़्यादातर देशों ने ट्रेड एग्रीमेंट मान लिया। तो भारत को यदि विश्व को ज्ञान देना है तो उनको नंबर 1 बनना है। तो नंबर 1 कैसे बनेगा, ये भी एक ख्याल मेरे दिमाग में तो बहुत सालों से। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे धर्म को पॉलिटिक्स करते हैं। इस कारण जो लोग उस पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए हैं वो धर्म के भी अगेंस्ट हो गए। क्योंकि पॉलिटिक्स में तो 2 पार्टियां 3 पार्टियां रहती हैं।
परंतु जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, जैसे हम लोग, मैं भी 25 साल से बाहर हूँ, बाहर के कंट्री का सिटीजन हूँ, और हमारे लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है, अभी हम तो जहाँ वोट देती, परंतु भारत में जो हिंदू हैं उनके पास इतना धन है कि जो यहाँ पे 140 करोड़ या 100 करोड़ हिंदू हैं, उनसे 1.5 गुना तो हिंदू दुगना ना भी हो, तो उनको कैसे भारत से जोड़ा जाए, ये भी एक शंकराचार्य के मन में ख्याल आया होगा, जब भी उन्होंने एक भारतीय सिटीजन को राजा शिशु पाती। अब जो भारत पिछले अमेरिका में भी मैं रहा हूँ और भी देशों में रहा हूँ, वहाँ पे जो भाव है ज्ञान मार्ग के, आजकल हम लोग नॉर्डिक सोसाइटी में जा रहे हैं, एक 5 साल का बच्चा भी ज्ञान प्राप्त करता है, स्कूल में जाता है, और उसे लगता है कि ये तो घर में मुझे कहा जाता है मंदिर जाके वहाँ पे ये करो, पूजा पाठ करो, उसके लॉजिक माइंड को वो समझ में नहीं, वो उसको नहीं समझ पाता कि क्यों मुझे 2 तरह की शिक्षा दी जाती है, स्कूल में अलग शिक्षा है, घर में अलग शिक्षा। वो इसलिए कि घर में शिक्षा ज्ञान मार्ग को अलग, कर्म मार्ग को शेष पढ़ाया है, जैसे कि आप अब तो शंकराचार्य ने गीता को एक नया रूप मैं आप सबको देने वाला हूँ। शंकराचार्य के इस समय ही अपना पूरा जीवन लगा ज्ञान की तरफ जाते हैं, तो भारत को यदि ज्ञान मार्ग में विश्व करना है तो उसके लिए ये CDM बनाया जा रहा है, जो कि सबके लिए है, क्योंकि अभी तक किसी को ये फोकस ही नहीं है कि ज्ञान मार्ग में जाना। और यही इस डिबेट का मतलब था कि मंडन मिश्र, जो कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था और जो कर्म कांड के उस समय के सबसे जाने माने व्यक्ति थे, उन्होंने इसमें ये शॉर्ट डिबेट दिखाई गई यहाँ पे, ये माना कि अब मैं अद्वैत मार्ग को स्वीकार करता हूँ, और शंकराचार्य जो उस समय एक यंग 25 साल के युवा थे, उनको उन्होंने मंडल मिश्र में अपना गुरु माना। ये उस समय की शास्त्रार्थ की एक उम्र कोई चीज नहीं है ज्ञान में, तो शास्त्रार्थ में यह दिखाया जाता है कि जिसमें ज्यादा ज्ञान वो से भी साक्षात करता है, तो जो जीतता है वो उसको अपना गुरु मानता है। तो ये भारत की एक पद्धति, आजकल शास्त्रार्थ होता नहीं, आजकल कोई डिस्कशन नहीं होता, जो आदमी बड़े होते हैं जो कहते हैं मैंने जो कहा वो माना, और बच्चे यदि रिएक्ट करते हैं नहीं मानते तो कहते हैं ठीक है फिर आप घर से जाओ, फिर आप इस घर में नहीं रह सकते। तो इसलिए बहुत डिफरेंस आ रहा है, इसी एज को एक बेसिस बनाया गया है ज्ञान। आदि शंकराचार्य में जो ज्ञान है उसका बेस है, एज नहीं है, इसमें भी आ सकते, किसी भी मोड़ में आ सकते। तो ये और वो ये दिखाया गया इसमें सीरियल में, एक लड़का का मंडल मिश्र उतना बड़ा ज्ञानी था, वो सुनता है, उसको अपना गुरु मानता है, जो कि होना चाहिए। तो यही है कि अब यूथ का जो है उनका पलड़ा भारी है, वो ऊपर रहने चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि माता पिता को बच्चों से सीखना चाहिए, न कि बच्चों को माता पिता से। और यही युग आने वाला है, यहाँ पे भी 50% लोग तो जाते हैं, परंतु जो लोग पढ़े हैं उनको एक गुमान है कि हम पढ़े, चाहे ज्ञान होना, और यदि कोई नहीं मानता है तो उसको धमका दे। तो ये तो बदलाव आना है, पूरी भारत को बताया, और इसलिए शंकराचार्य की स्टोरी बताना बहुत है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करें, और स्पेशली प्रेस से चाहूँगा कि पॉजिटिवली दिखें इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादातर पिक्चरों में जहाँ कास्ट बेस्ड पिक्चर है वहाँ पे ऐसी पिक्चरों के बारे में कोई पॉजिटिव व्याख्या नहीं होती। परंतु आजकल OTT है, तो OTT में तो स्टोरी बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। दिस सीरियल विल गो टू OTT, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि यूथ विल लव दिस सीरियल।
दिस इज जो उनके मन की बात है जो जिसको कह नहीं सकते, उसके थ्रू वो कह पाएंगे और कोट कर पाएंगे कि जब शंकराचार्य में ये कहा गया है और मंदिर मिश्र जैसे लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, तो आप मेरी बात को नहीं मानते। तो ये रिवर्स जो साइकिल है वो इस सीएम के थ्रू मेरे ख्याल से शुरू की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी बताइए। अश्विनी मैं आ रहे क्या नहीं पता, सही तो है। ओके चल, लाल वाली छुप जा रही है थोड़ा ये वाले अंदर आ जाए। कौन से वाले? पिलर्स थोड़े पिलर के आगे आ जाइए। अरे नहीं, पीछे नहीं जा सकते, उन्हें हटाइए। हाँ यस, मनीष जी चुप रहे। मनोज जी चुप रहे। हाँ अभी आए, आ गए चुप। ये Yes, too better. बच्चा? Yes, too better. Guys, wide मार, वाटा देंगे। Off. Yellow dress. ठीक है। Yeah, we got it. Yes. Hold up. Okay. Now the rest of the team, please join. आइए। काम। आरती जाओ। Bilu sir, please. Okay, look front. Dhanmir sir, Bilu sir. बिलू सर आइए। सुनील सर आइए। Ready? Yes. Thank you. सबसे पहला सवाल डॉक्टर मोदी से पूछना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके पीछे की जो आपकी सोच है, जो विजन है, वो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए। ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली ये सीरीज़ है एक तरह से। सबसे पहले हमने बनाया ओ माय गॉड। ओ माय गॉड में गॉड हिमसेल्फ धरती पर आते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि भगवान को आप अपना दोस्त समझिए और उससे प्रेम करिए, उससे आप डरिए मत। ये पहला मैसेज था। दूसरा मैसेज आया, बुद्धा सीरियल बनाया, इसमें बुद्ध की जो हिस्ट्री थी, कैसे एक आदमी जो राजा परिवार में जन्म होता है और वो अपने ही दम से, अपने मेडिटेशन से, अपनी थिंकिंग से वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और वो वर्ल्ड का लीडर बन जाता है। किंग ऑफ किंग्स कहा हमने उसको।
तो वो हमारा सेकंड सीरियल था जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुआ। दोनों ही पॉपुलर हुए, ओ माय गॉड भी हुआ और बुद्धा भी हुआ। ये जो सीरियल है ये उन दोनों के बिना नहीं बन सकता था। तो ये पहले भगवान कौन है समझना जरूरी है, फिर बुद्ध को भी समझना जरूरी था, बिकॉज जब आदि शंकराचार्य आए तो भारत में बुद्धिज़्म आ चुका था। और इसलिए ये जो कहानी शुरू होती है वो सारनाथ से शुरू होती है। तो सारनाथ में जब कुमारिल भट्ट जाते हैं तो वहाँ पे उनको लगता है कि ये बौद्ध लोग क्यों यहाँ पे हावी हो रहे हैं, तो वो स्टडी करने जाते हैं। तो वहाँ पे बुद्ध लोगों को भी बहुत अभिमान हो गया था, तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा मनुष्य आएगा तो सबको साथ लेगा, जिसमें कि हिंदू बुद्ध जितने भी धर्म हैं सब साथ आएंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं चिता पे बैठा रहूँगा। उनका पूरा शरीर जलने लगा, बल्कि यहाँ तक वो जल गए थे। और जब आदि शंकराचार्य का शंकर का जन्म हुआ, तो शंकर इज अ सीरीज आफ्टर बुद्धा। और शंकर जो है वो आदि शंकर बने क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन। अभी भी 4 मठ बने हुए हैं, शंकराचार्य हैं, बट शंकर का जो ये स्टेज जो आपने देखी वो शंकराचार्य तक है। फिर वो बाद में लास्ट स्टेज पे जाके वो जगत गुरु आदि शंकर बन जाते हैं। फिर वो जगत गुरु बन जाते हैं, फिर वो शंकराचार्य नहीं रहते, वो जगत गुरु हो जाते हैं। वो इस सीरियल का लास्ट स्टेज है। तो इसलिए ये जो सीरियल है, अब इसके बाद क्या, जैसे मैंने कहा कि एक सीरीज़ में काम हो रहा है, तो इसके बाद आज की तारीख में जो हिंदू धर्म को समझा जा रहा है और जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें सबसे जो बड़ा मंदिर है, इसमें कहते हैं लाखों करोड़ों का ट्रेजर है, वो है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और वहाँ पे सदियों से वो एक ऐसा टेम्पल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच टेम्पल है, और इसलिए उसको भी स्टोरी सुनाना ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सी भारत में चीज़ें हैं जिनको सुनाना ज़रूरी है, पर सबसे जो बड़ी चीज़ है जो सुनना ज़रूरी है कि भारत विश्व गुरु कैसे बने। वो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट होगा, और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो ग्लोबल होगा, क्योंकि विश्व गुरु मतलब ग्लोबल गुरु, नॉट भारत का गुरु। उसके लिए पूरे विश्व के जितने भी हिंदू हैं वो सब उसमें सहयोग देंगे। तो वो बनेगा अमेरिका, क्योंकि अब आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट ने अमेरिका ने कहा है यदि अमेरिका में कोई चीज़ आपको बनानी है या रिलीज़ करनी है तो अमेरिका में बनना चाहिए। तो वो हमारा स्टूडियो बनेगा अमेरिका, बिकॉज वो विश्व गुरु का स्टूडियो जो बनेगा। तो ये एक सीरीज़ है भारत को विश्व गुरु बनाने की, एक फिल्म के द्वारा। बट देन एक्चुअल में भी इकोनॉमिकली भी भारत को विश्व गुरु बनना है, डेवलप नेशन बनना है, वो एक अलग मुहिम है। उस मुहिम में भी एक अलग काम हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि भारत के बाहर जो लोग हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, उनको कैसे इंडिया में अट्रैक्ट करें। इंडिया में आने से, जैसे मैं भारत से आया, अमेरिका से आया, तो यहाँ पे आते ही मैंने इन्वेस्ट किया, प्लान बनाया $1 बिलियन लगाने का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फाउंडेशन स्टोन दिया, बट ब्यूरोक्रेसी में फंस गए। तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा है, और वहाँ स्पीड में काम होता है। ये तो फिल्म इंडस्ट्री अच्छी है कि हम लोग 6 महीने में फिल्म बना देंगे, क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेसी है नहीं, यहाँ कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो जो बाहर के लोग को यदि यहाँ लाना है तो इंडिया से करप्शन भी हटाना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी भी हटानी पड़ेगी। तो वो जो काम है वो शुरू हो रहा है, और आई एम टोल्ड कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ट्राइंग हार्ड। बट वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो आप लोग को भी मालूम है और मुझे भी देखना है, परंतु वो होएगा। जब एक निश्चय हो जाता है तो हो जाता है। तो भारत एक डेवलप नेशन भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा, और मेरा काम दोनों तरफ है। आई एम मेकिंग अ बिग इन्वेस्टमेंट इन भारत, पहले भी किया मैंने, और हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि जो आप बिल्डिंग यहाँ पे 2 साल 3 साल में बनती है, मैं देख रहा हूँ बॉम्बे में, वो प्रीफैब टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, उसमें साल 1.5 साल में बन जाएगी। तो इसीलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत जो है डेवलप नेशन बनेगा,
और नए थिंकिंग के साथ भारत विश्व गुरु बने, दोनों ही होना जरूरी है। और मेरा जो काम है दोनों तरफ हो रहा है, तो भगवान ने मुझे दोनों तरफ काम करने की क्षमता दी है। आई एम अ इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो एंड आई एम अ ऋषि ऑल्सो, तो दोनों तरफ से मैं काम कर रहा हूँ। जो मेरा ऋषि का पार्ट है वो मैं फिल्म के थ्रू कर रहा हूँ, और जो मेरा बिजनेस का पार्ट है वो मैं अपना ग्रुप को एक्सपेंड करके कर रहा हूँ। मेरे लिए एक्चुअली ये ड्रीम कम ट्रू है। मुझे जब पता चला, मैं बिग बॉस के घर में थी जब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन मैसेज आया था, और जब मैं बाहर आई तो मैंने मेरे फ़ोन देखे, मैंने कहा दिस इज़ फैबुलस, आई वांट टू डू इट। तो मैंने उस मैसेज को 2 महीने बाद रिप्लाई किया। मैंने बोला इज़ दिस रोल स्टिल अवेलेबल, और ही सेड हाँ जी मैम आप करेंगी। मैंने कहा हाँ, मुझे प्लीज़ आप सिनॉप्सिस भेज दो। एंड आई थिंक इट्स अ ऑनर टू बी प्लेइंग आदि शंकराचार्य's मदर एंड प्लेइंग आरंभा इन द फिल्म, और इतने ब्यूटिफुली लिखा गया है। और मैंने जैसे अभिषेक को कल या परसों कहा था, हम लोग धर्मेश जी के साथ रीडिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि दिस विल चेंज आवर लाइफ। नॉट ओनली, इट्स नॉट जस्ट अ 9 to 9 शिफ्ट, यू एक्चुअली you start playing the role, you know, eventually। और इतनी चीज़ें हैं जो मुझे at my age is giving me insight कैसे चलता है। and I'm also very very curious spiritually, बहुत curious हूँ मैं, तो this answering a lot of questions also, I'm very excited and I feel fully blessed। आपको सबसे पहले मैं पहचान ही नहीं पाया ये जो पूरा किरदार है, क्योंकि मैंने अक्सर आपको अलग अलग वीडियो में देखा है। ये किरदार एंड जो लुक है आपका, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जब ये प्रोजेक्ट मैंने पहली बार देखा, मुझे पहली बार बुलाया गया, तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ था इस बात से, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। जब मैंने इसको पढ़ा, मुझे समझाया गया और मैं समझा, तब बस मुझे एक ही चीज़ का अफसोस था कि मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था। क्योंकि एज अ यूथ, जिस एज में मैं हूँ फ़िलहाल, हम अपनी जनरेशन में बहुत सारे सवालों से गुज़रते हैं, और आज की तारीख में जिस तरह से भी माहौल है हमारे आसपास, हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है, जो शायद हमारे बुक्स में हमें कभी नहीं मिला। तो ये पढ़ने के बाद मेरा जो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो गया। वो चेंज इसलिए हो गया कि नाउ दिस इज़ नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड जस्ट अ सीरीज़, आई थिंक इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतने बड़े काम का हिस्सा बन रहा हूँ, और मेरे ज़रिए अगर ये बात मुझे जानने वाले लोगों तक और उनसे ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है, तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। और इस कैरेक्टर के अंदर जाने से पहले मैं अपने आप को यही सोच रहा था कि इससे मैं लूँगा क्या, और मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थी लेने के लिए, सीखने के लिए, जिन्हें मैं शायद अपनी ज़िंदगी के साथ भी हमेशा आगे रखने का पूरा प्रयास करूँगा। तो अभी तो बस ये प्रोजेक्ट्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं, और काफ़ी दृढ़ निश्चय है, काफ़ी सारी तैयारियां हैं, और कोशिश करेंगे कि हम सर की उम्मीदों पर और सबकी उम्मीदों पर खरे उतरें और इस प्रोजेक्ट को द बेस्ट वन बनाएं। लाउडर। जैसा कि अभिषेक ने भी कहा है, आपने भी कहा कि हमारी जो यूथ है वो इंडिया के कल्चर से काफ़ी डिटैच हो चुकी है। तो आपका मोटिवेशन क्या है कि आप अभी भी इस चीज़ को जिंदा रखना चाहते हो, वॉन्ट कि हम जाने इस चीज़ के बारे में, इंडिया के बारे में, कल्चर के बारे में? देखिए, जो यूथ है, जैसे आपने कहा कि वो पढ़ा लिखा यूथ है, पहले वाला यूथ नहीं है जो स्कूल नहीं जाता हो और उसको जो माँ बाप कहें वो मान ले। वो हर चीज़ को लॉजिकली देखना चाहता है, और स्पेशली धर्म को। तो धर्म में तो मेरे भी 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन मेरे बच्चे हैं, सब बड़े हो गए हैं, परंतु उनमें भी धर्म के प्रति कुछ समझने की है कि ये लॉजिकली क्या है। तो ये जो आदि शंकराचार्य सीरियल है, इसमें लॉजिकली ये बताया गया है कि धर्म क्या है।
और धर्म कोई पाठ पूजा नहीं है, जैसे कि अभी आपने देखा था, कोई कर्मकांड नहीं है। ये आत्मा को अपनी समझना और अपने आप को समझने की एक किस तरह से है वो उसके लिए एक रास्ता दिखाए। तो ये हर यूथ आजकल लॉस्ट है, बिकॉज उसको माँ बाप समझा ही नहीं सकते। कोई माँ बाप को खुद धर्म का कोई ज्ञान नहीं है और उनके ग्रैंडफादर वगैरह को भी ध्यान नहीं है, मुझे भी नहीं था। क्योंकि जो हमें हिंदू धर्म प्रैक्टिस किया जा रहा है आज की तारीख में, वो अद्वैत को ना करके द्वैत है। उसमें भगवान अलग है, आप अलग। इसमें अद्वैत वेदांत है, इसमें आप और भगवान एक है। तो अपने यहाँ लिखा जाता है सत्यमेव जयते। सत्य की जो परिभाषा है वो कुछ भी हो सकती है। अमेरिका क्योंकि लिखता है इन गॉड वी ट्रस्ट, अमेरिका में ये नहीं लिखता कि सत्य में जय। अमेरिका के डॉलर में लिखा जाता है इन गॉड वी ट्रस्ट। मेरी ये इच्छा है कि भारत में भी अपने नोट पे लिखा जाए कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं। ये जो कहानी लिखी जाती है सत्यमेव जयते, इसको तोड़ मरोड़ के लोग फायदा उठाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए। और मुझे ओ माय गॉड में भी यही था कि आप अपने पे भरोसा करें और भगवान पे भरोसा करें। इसलिए मेरी प्रेस की तरफ से सरकार से गुजारिश भी है कि भारत के जो नोट होता है, 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, वो एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है। जब अमेरिका वाले लिख रहे हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, तो क्यों नहीं भारत में हम लिखें जो हम असली में करते हैं ट्रस्ट। अमेरिका से भी ज्यादा यहाँ पे लोगों में ट्रस्ट है भगवान पे, तो क्यों नहीं हमारी सरकार नोट पे लिखती है कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं। उससे एक मैसेज आएगा सारे लोगों को कि ये वो देश है जो भगवान पे विश्वास करता है। मेरा आपसे सवाल था, कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है आपका एक ऑब्जेक्टिव है भारत को सुपर पावर बनाना देखना चाहिए, और अभी भी पर हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम में कि हम भाषा विवाद में अभी भी जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो आप इस विवाद के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे, क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, मैं लोकल पॉलिटिक्स में नहीं, मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स। 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स, एक होती है लोकल। लोकल में भी 2 तरह की होती है, एक होती है सेंट्रल पॉलिटिक्स, एक होती है स्टेट पॉलिटिक्स। स्टेट पॉलिटिक्स में भी 2 तरह की पॉलिटिक्स है, एक है स्टेट इलेक्शन, एक होते हैं पंचायत के इलेक्शन। तो पॉलिटिक्स डिफरेंट लेवल पे होती है। ये जो नीचे की पॉलिटिक्स है वो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसका कोई असर नहीं है दुनिया में। जो असली असर है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का है, और इसलिए मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझता भी हूं और उसमें इन्वॉल्व भी। और इसलिए ये जो बन रहा है ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ कल मुझे मिले थे कुछ लोग, मैंने कहा इसको आप क्यों नहीं खत्म करते, क्यों नहीं इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। क्या चाह रहा है यूएस? वो यही चाह रहा है कि आप अपनी मार्केट खोल दें, हम अपनी मार्केट खोल दें। अभी भारत में एक्सपोर्ट 4 टाइम्स होता है इंपोर्ट से, तो अमेरिका क्यों अलाउ करेगा ये? तो इसलिए जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको यहाँ लोग समझते हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं, दुनिया में कितनी भाषा है? आप भारत की भाषाओं की बात करते हैं, आप दुनिया में तो 200 से ऊपर भाषा है, तो वहाँ क्या वाद विवाद नहीं होता है? तो उस वाद विवाद का कोई मतलब नहीं है। असली मतलब है डेवलपमेंट और भगवान पे विश्वास। यदि भगवान पे विश्वास हो तो डेमोक्रेसी होती है, नहीं तो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी का जो मेन फर्क है वो वही है कि भाई आप भगवान पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते। यदि आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो मनुष्य को विश्वास करते हैं, इसलिए सबको एक वोट दी जाती है कि सभी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी इज बेसिस इन ट्रस्ट इन गॉड, and India is a democracy. So why don't we trust in God? Why don't we trust in ourselves? और क्यों नहीं हम ये देखते? मैं कईयों को कहता हूं कि महाभारत में क्यों पांडव जीते, क्या कारण था? तो कहते हैं साहब वो जो भगवान कृष्ण थे वो अर्जुन के रथ पे बैठे। क्यों बैठे अर्जुन के रथ पर? क्यों नहीं उन्होंने जाके दूसरे जगह बैठे? क्योंकि जब दोनों पथ उनके पास गए तो एक तरफ उन्होंने कहा मेरी पूरी आर्मी है, एक तरफ उन्होंने कहा मैं खुद हूं। तो उसने कहा मैं तो भगवान पे विश्वास करता हूं, मेरे लिए आप भगवान हैं, आप मेरे साथ रहिए।
इसलिए उनकी विजय हुई। तो किसकी विजय हुई? जो आदमी भगवान पे विश्वास करता है। आज भी वही हो रहा है। आज अमेरिका की जो विजय हो रही है इसलिए नहीं हो रही कि अमेरिका में कोई अकल ज्यादा है या वो ज्यादा ज्ञानी है या जो ज्यादा काम करते हैं, परंतु वो भगवान पे विश्वास करते हैं। और जो भगवान पे नहीं विश्वास करते वो काम पूरा ही नहीं करते, आधे में छोड़ देते। अब ये सीरियल मैं 10 साल से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मैं भगवान पे नहीं विश्वास करता, हो सकता है मैं 8 साल बाद छोड़ देता, वो पूरा ही नहीं होता। तो यदि हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो हम कह रहे हैं विश्व में हम नंबर 1 बनेंगे तो बनेंगे। हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है 20 साल लगे, परंतु विश्वास तो करेंगे ना। सबसे बड़ी चीज है भगवान पे विश्वास करना, तभी अपने पे विश्वास आएगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये कोई छोटे मोटी चीजों में नहीं उलझना, बड़ी चीज सोचनी। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। आपने विश्वास की बात की, जहाँ विश्वास होता है वहाँ अंधविश्वास भी होता है। भारत में कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास तो अटूट है भगवान की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी है। तो जो अंधविश्वास फैला रहे हैं लोग, ऐसे लोग काफी जो धर्म का नाम खराब कर रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे या लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? अरे भारत में जो कहते हैं विश्वास है, उनको ही नहीं विश्वास है। वो आप कह रहे हैं ना भारत में विश्वास है, वो विश्वास वालों को कोई विश्वास नहीं है। वो कोई विश्वास नहीं करते। वो विश्वास करते हैं कि मंदिर में जाके चक्कर लगा लेंगे। वो ये नहीं सोचते भगवान है, सूर्य भगवान है। वो भगवान के नाम पे ढोंग करते। पूरा वो चल रहा है कि हम, मैंने बहुत लोग हैं तो मैं देखता हूँ भगवान पे विश्वास है, वो भगवान पे विश्वास नहीं करते। वो भगवान के नाम पे जो लोग भगवान के ठेकेदार हैं उन पे विश्वास करते। वही तो ओ माई गॉड बनाई थी पहली। ओ माई गॉड 1 में क्या था? यही था कि भगवान के ठेकेदार आपको कहते हैं कि हम भगवान को रिप्रेजेंट करते। तो बट जब भी रिलीजन के ऊपर फिल्में बनती हैं या फिर जैसे ओ माई गॉड बनी थी, फिर लोग कहते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है और मतलब कि नहीं बनी थी। आपका क्या है? तो लोग कुछ भी कहें, हम तो अपने पैसे से बना रहे हैं ना। मैं किसी से पैसा मांग रहा हूँ? मैं जो काम करता हूँ अपने दम से करता हूँ, अपने पैसे से करता हूँ। मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री तो हूँ नहीं। यदि कोई मुझे कहे ये फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड है, मुझे ट्रेंड से क्या लेना देना? मेरा अपना ट्रेंड है। आज मैंने यहाँ पे स्टेज पे डायलॉग करवाए, उन्होंने कहा साहब ये कोई करता नहीं है, पहली बार आप कह रहे हैं कि यहाँ पे डायलॉग होने चाहिए। इनके ये भी बोले साहब हम तो पढ़ के बोलेंगे। मैंने बोलो तो समझ में तो आए क्या डायलॉग है। कैसे एक आदमी जो मंडल मिश्र है, वो एक यंग युवक जो कि शंकराचार्य है, उसको मानता है कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। तो ये डायलॉग यहाँ पे कराया, क्यों कराया? ये कभी इंडस्ट्री में हुआ है? तो मैं अपने मन से चलता हूँ ना। मैंने पहले कभी किसी की सुनी ना। मैं तो पहली बार मोबाइल फोन लाया, लोगों ने कहा था मोबाइल फोन कैसे चलेगा। अभी मैं बहुत सी मेरे जीवनी की जो आप देखेंगे इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, मेरी सारी न्यू इंडस्ट्री में लाया हूँ भारत में, और अभी भी ला रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपने मन से चलता हूँ। मुझे ना किसी की फिक्र है, ना मेरे ऊपर कोई सरकार है, क्योंकि मैं यहाँ का सिटीजन ही नहीं हूँ। तो मुझे मोदी सरकार क्या कर सकती है? व्हाट कैन दे डू? ना मैं यहाँ की सरकार से 1 रुपया लेता हूँ, ना इसका बैंक से मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं मेरे पास। और मुझे लाके देते हैं तो पैसा बाहर निकाल देता हूँ। मेरे ऑफिस में, मेरे घर में 1 पृथ्वीराज रोड है, एकदम सेंटर ऑफ द नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर। पर वहाँ पे किसी मिनिस्टर को, किसी सेक्रेटरी को, किसी गवर्नमेंट आदमी को आने की इजाजत नहीं है मेरे घर में। प्राइम मिनिस्टर ने कभी पूछा नहीं, हो सकता है उनको भी मना कर दूं। तो मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहा हूँ। और भगवान की बड़ी मेरे पे अनुकंपा है, क्योंकि मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं किसी काम से पीछे नहीं हूँ। और ये आदि शंकराचार्य भी जो बन रही है, वो मेरे भगवान के विश्वास के कारण बन रही है। और बुद्धा भी बनी थी, बुद्धा में 30 साल लगे थे बनाने। तो इसलिए जो हम सोचते हैं हम करते हैं। देखिए वो मेरा नहीं है, वो डायरेक्टर साहब बनाते हैं, कास्ट डायरेक्टर। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मैं इनको भी नहीं जानता, ना इनको जानता। मेरा जो फोकस है वो स्टोरी पे और कंटेंट में। मैं इसलिए ही
जो कंटेंट है उसको वॉच करता हूँ। आज भी कुछ गलतियां थी तो मैंने बुला के डायरेक्टर को बताया कि ये कंटेंट ठीक नहीं है जो आपने बुलवाया। तो मेरा फुल फोकस कंटेंट पे है, क्योंकि असली चीज है जो कंटेंट होता है वो लोग सुनते हैं, चाहे कोई भी एक्टर हो। और यदि कंटेंट स्ट्रांग होगा, स्टोरी स्ट्रांग होगी, तो एक एक्टर बन के बाहर निकलेगा ही और बड़े बड़े एक्टर फेमस होंगे। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। मैं बहुत नर्वस हूँ। मैंने कल ही हमारा एक क्रिएटिव ग्रुप है, मैंने उससे मैसेज आया ऐसे आई एम वेरी नर्वस एंड फुल नाइट आई वाज अनवेल ऑल्सो। आई थिंक मैं इतनी नर्वस हूँ कि मैं अनवेल हूँ क्योंकि परसों से हम लोग शूट शुरू कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये जो सेट है ये हमारा घर है, शिव गुरु का घर, और बहुत एक्साइटेड हूँ लेकिन मैं बहुत बहुत नर्वस हूँ। एंड मैंने जैसे रमेश जी को कल कहा था कि सर आई एम गोइंग टू बी लाइक क्ले, यू मोल्ड मी द वे यू वांट इन दिस कैरेक्टर, I will work very hard and that's what I can do. माता श्री ने जब बोली दिया है तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है। बोल दो। पर फिर भी जितना बड़ा ये रोल है और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद में होल्ड करता है, तो नर्वसनेस का आना बहुत ही नेचुरल है मेरे लिए भी और हम सबके लिए यहाँ पर उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम सब सर के विजन को समझें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम करें। बस फल की चिंता हम भगवान पे छोड़ देते हैं, वो हमें दे देंगे। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। तकरीबन सभी लोग जानते हैं, मतलब मैं आज की बात करूं तो शायद नहीं पता, लेकिन अगर मैं कहूं तो मंडन मिश्रा को जितने ब्राह्मण्स हैं वो अपना बिल्कुल हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल गृहस्थ आश्रम को पहले रखा, सब कर्मकांड करते हुए, सारी चीज़ें गृहस्थ में रहते हुए, सन्यासी ना बनकर इस पथ पर चलने की कोशिश की। तो सबसे पहले उनका ये है। उसके बाद जब उनका सरोकार शंकराचार्य से हुआ तब उन्हें समझ में आया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने तो इसमें एक छोटा सा एक मैं बताऊं कि ये जो बहुत लंबा लग रहा होगा आपको, उसके बावजूद ये बहुत लंबा है। ये कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला था, जब आपका गिव एंड टेक होता है कि आपकी एक एक बातें खुलती हैं कि अच्छा ऐसा नहीं तो वैसा। तो ये आज की जनरेशन मुझे भी समझने को बहुत कुछ मिला। तो मंडन मिश्रा के लिए ही मैं वेट कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसा मिले जहां मैं जो हमेशा गुरु करता रहा हूं, तो शिष्य का रोल भी मुझे मिले। जैसा मोदी सर ने बताया, हमें यूथ से कनेक्ट होना है, उसमें ये बहुत बड़ा हाथ है। तो टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर, आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा इम्पैक्ट देगा टू कनेक्ट अस अगेन टू अवर? देखिए, मैं ये जो भविष्य की बात आप कर रहे हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता, पर ये जो कोशिश है, और कोशिश मुझे लगता है हमेशा कामयाब, हमेशा पूरी होती है, अच्छी चलती है। तो जो ये कोशिश है लोगों तक पहुंचने की, जहां हम अपने सिर्फ सेल फोन्स और मोबाइल में उलझ कर रह गए हैं। आप घरों में भी देखिए, चाहे वो लोग एज वाले हों या यंग जनरेशन हो या कोई भी है, हम एक ही कमरे में बैठे होते हैं, सब अपने अपने फोन्स पर होते हैं। हम अपने अपने घरों में टटोल कर देखें, बिल्कुल यही वो होता है। तो आज की डेट में यही, चाहे वो हमारा सर्वेंट हो, चाहे वो नीचे वॉचमैन बैठा हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो भी इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बाद में क्या होगा, इसके छोटे छोटे वो पार्ट्स बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझ आनी चाहिए, जो मैं सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कि बहुत और भी इसके साथ शास्त्रार्थ में पराजय के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ शंकराचार्य को भी रुकना पड़ता है। अब वो क्या है, वो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उन्हें तो पता है, लेकिन जो यंग जनरेशन, उनमें से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, जिन्हें नहीं पता, वो ज़रूर जुड़ेंगे और उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। एक कलाकार के तौर पर जैसे आप अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं, कितना मुश्किल होता है ये कि जब आप माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करते हैं और एक दिन अलग ही शूट होता है, कोई जैसे गदर आई थी वहाँ कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं, यहाँ बिल्कुल इससे डिफरेंट है, तो कितना मुश्किल होता है वो? मैं आपको बताऊं, मैं अगर ये सोच के करूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझसे ये भी किसी ने पूछा कि अरे तुम चाणक्य भी कर चुके हो, फिर श्याम सिंह रॉय में भी पंडित किया था, अभी राजपुरोहित भूल भुलैया में भी किया, अब फिर से एक पंडित। तो मैंने उनसे बहुत एक छोटी सी बात कही, अब वो 6 तरह के जनरल हों, 6 तरह के पंडित हों, 6 तरह के कोई भी हों, हर किसी का व्यक्तित्व अपना है।
तो मुझे उस रोल के व्यक्तित्व में उसका जो है उसमें जाना है। मुझे वो मुश्किल है या सरल है उसके बारे में सोचने लग गया तो मुझे स्विच होने में बहुत टाइम लग जाएगा। बस उस रोल में रहूंगा तो शायद मैं वो कर लूँ। जैसा कि हमने अब देखा यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हैं एंड आप पहले से इस रोल कर चुके हैं जी। तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहा होगा, बट देन भी मैं जानना चाहूँगी कि इस रोल को करने के लिए आपको कितनी प्रिपरेशन लगी थी, आप कितने नर्वस थे? नर्वस मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं नर्वस अपना हर शॉट देते वक्त होता हूँ, चाहे मैंने कितना भी काम कर लिया हो, उसी तरह का कर लिया हो या ना भी किया हो, मेरे लिए वो हमेशा मेरे जीवन का पहला शॉट होता है। तो वो नर्वसनेस तो मेरे में हमेशा रहती है। अगर वो मैं रह गया कि अरे मुझे तो सब आता है, तो वहाँ मेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो वहाँ वो सीखने की जो प्रक्रिया है, तो वो जो सीखने की प्रक्रिया में करते करते नेचुरली, यानी लाइंस, जैसे आपने रिसाइट अभी कहा, लाइंस तो लिखी होती हैं, लेकिन आपको जब हम परफॉर्म करते हैं वो लगना नहीं चाहिए कि हम वो पढ़कर बोल रहे हैं, कि हमें पता है कि हम क्या बोलने वाले हैं। जैसे मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ आप नहीं जानते हैं और मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। बस उसी तरह से वो कैरेक्टर भी होता है, वो लगने में भी बिल्कुल वैसे लगे। तो मुश्किलात उस तरह से वैसे हावी नहीं होती, बस नर्वसनेस कह सकते हैं, लेकिन उसको आसानी से कर जाए तो वो बहुत स्पॉन्टेनियस लगता है। लास्टली आपका पॉइंट मैं जानना चाहूँगी मोदी जी के विजन के बारे में। अब देखिए, ये बहुत अच्छा विजन है लोगों तक पहुंचने का और लोगों को एक जानकारी देने का कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कहाँ तक है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है। अब जब मंडन मिश्रा मेरे पास आया तब मुझे उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ा, सीखना पड़ा, पता लगाना पड़ा, बातें की। उसके बाद मुझे सिर्फ उनके बारे में पता चला। ये तो बहुत वास्ट है। अब इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग कैरेक्टर कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, अच्छा ऐसा भी होता था। आप ये कितना अस्वाभाविक लगता है कि अगर आपका ज्ञान मुझसे ज़्यादा है तो मैं आपके पैर पड़ जाऊँ, मैं आपका शिष्य बन जाऊँ। आज की डेट में हम बराबरी, हम छोटों या बड़ों को भी, बड़े के भी पैर हम अपने घुटनों तक पहुंच गए हैं। पहला इतना ही रह गया है क्योंकि हम किसी को मानते नहीं हैं। और यहाँ देखिए आप कि यहाँ एक बड़ा व्यक्ति छोटों को करके दिखा रहा है कि नहीं, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है, बड़ा छोटा इसमें उम्र कोई मायने नहीं रखती। थैंक यू। हाय हेलो। सबसे पहले आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए कि क्या किरदार है, क्या आप प्ले कर रहे हैं आप? आई एम प्लेइंग शिव गुरु, शंकराचार्य के फादर। हमने आपको पद्मावत में भी देखा था, कहीं ना कहीं आपने एक कैरेक्टर वहाँ भी प्ले किया था। अब यहाँ भी आपको एक चैलेंज है नया, तो आप इसके लिए कितना एक्साइटेड या नर्वस है इस कैरेक्टर के? नहीं, एक्साइटेड और नर्वस नहीं होते, हमारा काम है। एक तैयारी ज़रूर होती है, वो हर आदमी अपने काम की करता है, हम भी करते हैं। हम भी एक बेसिक प्रिपरेशंस करते हैं। कुछ जगहों पे थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इस तरह की चीज़ें हैं। शंकराचार्य तो एक बहुत ही, मतलब हमारी जो आध्यात्मिक हिस्ट्री रही है उसमें बहुत बड़ा नाम है। तो उनके बारे में कोई जाने ना जाने, लेकिन एक नाम शंकराचार्य के बारे में सब जानते हैं, है ना? तो उनके फादर को प्ले करना तो डेफिनेटली एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। आप जानते हैं उनके पिता के बारे में? उनकी शादी के काफ़ी सालों बाद तक उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने बहुत सारे व्रत उपवास अनुष्ठान करते रहे वो। एंड फाइनली फिर एक दिन उनके सपने में शंकर जी ने आके कहा कि क्या चाहते हो? ये साइड की मुझे बच्चा चाहिए। तो इस साइड की बच्चा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा तुम्हें दो चीज़ों में से एक को चूज करना होगा। तुम्हें एक बहुत ही ऑर्डिनरी दिमाग वाला, साधारण ज्ञान वाला बच्चा चाहिए जो कि बहुत लंबा जिएगा, या बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बड़ा ओजस्वी बालक चाहिए जो उसकी आयु बहुत सीमित होगी, बहुत लिमिटेड एज तक जिएगा, लेकिन कमाल करेगा उसमें। तो चूंकि शिव गुरु तो खुद इतने डिवोटी थे उनके और आध्यात्मिक आदि पुरुष थे वो, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान ही सत्य तक पहुंचने का एक मात्र साधन है, तो ज्ञानी होना चाहिए बालक जैसा भी। तो वो जैसे, तो ही सेड कि एक्सेप्टेड, तथास्तु। जब शंकराचार्य पैदा हुए, जब वो 5, 6, 7 साल के हुए, तो वो उन्होंने फिर अपने करिश्मे दिखाने शुरू किए। तो उस वक्त वैष्णव और शैव को लेकर, वैष्णव मतलब विष्णु जी को मानने वाले, शैव जो कि शिव जी को मानते हैं,
तो उनको लेके बहुत बड़ा एक विवाद रहता था हमेशा ही। तो मतलब झगड़े की नौबत आती थी, आमने सामने से उनके टकरा भी जाते थे लोग, तो लड़ने लगते थे। और तो वो 6-7 साल का बच्चा वहाँ भी पहुँच गया था एक बार, बहुत एक्सट्रीम पे झगड़ा चल रहा था। तब वहाँ जाके उन्होंने बताया कि इस झगड़े का कोई मतलब नहीं है, और क्यों नहीं है मतलब उन्होंने जो समझाया, तो उसके बाद से उनका झगड़ा खत्म हो गया था। तो उनके जो फादर थे शिव गुरु, तो धीरे धीरे उनकी चिंताएं बढ़ने लगी कि अब ये अभी से ऐसे करने लग गया तो बहुत जल्दी मुझे छोड़ के ना चले जाए। तो वो कुछ साल के बाद वो लगातार इस टेंशन में रहते थे कि जाने वाला है ये, फिर कोई बहुत बड़ा काम करते थे फिर डर जाते थे। एंड फाइनली कुछ साल के बाद वो उनकी डेथ हो गई थी। शंकराचार्य बच्चे ही थे, तो वैसे उनकी एक जर्नी। थैंक यू वेरी मच। बहुत एक्साइटेड है जी। मूवी के बाद। तो मैं पूछना चाहूँगी कि बड़े पर्दे से एक वेब सीरीज में आपको कितना डिफरेंस देता है, इम्पैक्ट कितना देता है एज एन एक्टर आपको? कुछ नहीं होता। जैसे आप बड़े कैमरे पे इंटरव्यू कर लें इस या छोटे पे करें, तो क्या आपके लिए क्या फर्क होगा? मेरे लिए भी कोई फर्क नहीं। हमें क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे मतलब नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी है। थिएटर में जैसे जो दूर बैठा देख रहा है उसको मैं हमेशा दूर से ही दिखूंगा, बट वो कैमरा जो है कभी भी आपको यहाँ से कैप्चर कर लेगा, यहाँ कर लेगा, यहाँ कर लेगा। डिफरेंट मैग्निफिकेशन है ना, 50 तरह की मैग्निफिकेशन से आपको कवर करता है। तो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, और एक्टर अपने आप को उस तरह से ट्यून करता है। जब आप क्लोजअप कर रहे हैं तब क्या कर रहे होंगे, और जो थिएटर है वो आप सब जगह तक अपनी आपको बात पहुंचानी होती है ना। टेक्नोलॉजी का फर्क है, वो आपको धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाती है। तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। दोनों हिस्टोरिक रोल्स में देखने के बाद ऐसा कहते हो कि आपने इस रोल के लिए साइन किया, तो एक क्या माइंडसेट था या क्या विजन आया था आपके दिमाग में कि आपको लगा ये रोल करना चाहिए जब आपके पास आया? नहीं देखिए, अब जब शंकराचार्य की बात होती है ना, इतना बड़ा नाम है वो। उस वक्त भी इसी तरह का कुछ धर्म को लेकर अंधेरा था बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग धार्मिक तो थे, आध्यात्मिक नहीं थे, है ना, स्पिरिचुअल नहीं थे, धार्मिक थे। और आजकल भी है वो बहुत ज्यादा चीज है ना कि हमारा रिलीजन, हमारा धर्म जैसे हम हिंदू की बात करते हैं, सनातन की बात करें, हमारा कोई रिलीजन नहीं। धर्म जो शब्द है इसका मतलब है ड्यूटी, कि वहां पे आपने ये किया तो आपका क्या धर्म बनता था, आपको ये करना चाहिए। धर्म में एक्चुअली ड्यूटी है, कोई रिलीजन नहीं है। तो आज भी इतने सारे सेक्ट्स हैं जो कहते हैं कि एक फिक्स उनकी फिलॉसफीज हैं कि आप ऐसा करें तो ईश्वर तक पहुंचेंगे, ऐसा करें तो, है ना। ऐसा होता नहीं है। आपके सर में दर्द है आप डिस्प्रिन खा लें, कमर में दर्द है तो डिस्प्रिन नहीं खाई जा सकती ना। तो हम लोगों का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार आप तो 50 देवी देवताओं को मानते हैं, भगवानों को मानते हैं। वो बेसिकली भगवान नहीं है, एनर्जी के डिफरेंट वो जैसे दवाएं हैं, बेसिक चीज नाम है उसका दवा, लेकिन उसके कितने सारे उसके सेग्रीगेशन है। तो इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। और जो रिलीजन है, आई एम सॉरी टू से, ऐसे कहना नहीं चाहिए, आपको फिक्स कर देते हैं कि ऐसा ही डिस्प्रिन ही खानी है बस, है ना। हम नहीं उसमें बिलीव करते। थैंक यू वेरी मच। नए प्रोजेक्ट के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए और आपके किरदार के बारे में बताइए। इट्स माई ऑनर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस शो से जुड़ी हूँ। ये कहानी है जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की, उनकी पूरी जर्नी की, जहाँ पर अलग अलग किरदार के अलग अलग रोल्स रहे हैं उनके जीवन में, और उन्होंने किस तरह से सबकी लाइफ चेंज की। तो उनकी लाइफ में जब एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब वो एक शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट, जब वो लूज़ होने वाले होते हैं, लाइक जब वो मंडन मिश्रा जी के साथ जब वो डिबेट करते हैं, और मंडन मिश्रा जब हारने लगते हैं और उनकी वाइफ उभया भारती चैलेंज करती है उन्हें कि सिर्फ लाइफ में नॉलेज होना आपको कंप्लीट नहीं करता, आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। और वो सवाल उठाया जाता है काम शास्त्र के ऊपर। एंड जबकि हम जानते हैं कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ब्रह्मचर्य थे, तो उन्हें नॉलेज तो हर चीज़ की थी, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने परकाया प्राण की सिद्धि प्राप्त की थी, और उसके थ्रू वो क्वीन के हस्बैंड के बॉडी में एंटर करते हैं और ये एक एक्सपीरियंस लेते हैं
काम शास्त्र को, और वो डिटैचमेंट और वो मोक्ष और वो सारी चीज़ें उस जर्नी में एक्सप्लेन करते हैं। तो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है उनके लाइफ का, जहाँ पर ये कैरेक्टर और ये स्टोरी आती है। सो बहुत अच्छा फील होता है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो थ्रू दिस कैरेक्टर। हमने अभी देखा कि काफ़ी सारे डिटैच हो गए हैं, कुछ पता नहीं है सब चीज़ों के बारे में, बट आप सब जानते हैं। तो ऐसे हो कि कितना प्रिपरेशन आपको लगा था जब आपको सिनॉप्सिस आया था कि यू आर गोइंग टू प्ले, हाउ डू यू फील एंड हाउ मच नर्वस आर यू? So the thing is, I'm born in a Hindu family, but nobody in my family follows Sanatan Dharma. I'm the only one who follows, and I love it. I was a non-vegetarian. I left non-veg, and there are a lot of changes that I made in my life because I'm so much intrigued in knowing what our dharma is all about and the knowledge that it possesses. तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, और जब ये शो आया सो इतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए इसे समझना, जल्दी समझ गई मैं। बट ऑफ कोर्स देयर आर टू मेनी थिंग्स, लाइक जगत गुरु आदिशंकराचार्य जी के बारे में इतना मुझे नहीं पता था कि हाउ ही रिवाइव्ड सनातन धर्म एंड यू नो, उन्होंने जब माइग्रेशन शुरू हो गया था यू नो इन दैट सेंचुरी, तो लोग अलग अलग चीज़ों को रिचुअल के तौर तरीके से फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने एक डायरेक्शन दिया, तो उस चीज़ को समझना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड यू नो, through this character I got to know a lot of things, so it has been a beautiful journey. Thank you so much. मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, थैंक यू सो मच। दिस इज़ अ वेरी पिविटल और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस शो में, एंड आई एम प्लेइंग मनीष बादवाजीज़ वाइफ, जो एक बहुत बड़े पंडित और बहुत बड़े विद्वान इंटेलेक्चुअल हैं। और शंकराचार्य जी के बारे में पूरे यूथ को और पूरे इंडिया को अब तक हम लोगों ने दर्शाया नहीं, ना ही उनकी जर्नी के बारे में किसी को पता है। तो अपनी जर्नी में कैसे ट्रैवल करते हैं और किन किन लोगों से मिलते हैं अपने ज्ञान बटोरने के लिए या ज्ञान इम्पार्ट करने के लिए, उनमें से हम भी उनकी ट्रैवल जो उनकी जर्नी में शामिल होते हैं, और क्या बदलाव लाते हैं वो आप लोगों को तो देखना पड़ेगा फिर उसके लिए। जब आपको इस रोल को ऑफर आया था, आपको पता चला कि हम मनीष से इंस्पायर करते हैं, हम लोगों ने देखा है ऐसे रोल में वहाँ वो सेम रोल नादा करते हैं, जाना करते हैं। आपके रोल में क्या समझ आया था, मैं जानना चाहूँगी। मुझे पहले पता नहीं था, जब मैंने हाँ बोल दिया उसके बाद देन आई केम टू नो दैट ही इज प्लेइंग माय हस्बैंड, एंड आई वाज एक्चुअली वेरी ओवरवेल्ड। आई एम रियली फीलिंग फॉर्चुनेट दैट अब यहाँ आकर पता चल रहा है कौन कौन है, एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। एंड उनकी वाइफ प्ले करने का मतलब एक ऐसे को एक्टर के साथ एक इतना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, सो आई टेक इट एज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, नॉट दैट आई एम स्टिल अ लर्नर। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उनके साथ काम करके। अभी भी प्रिपरेशंस बाकी है, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिक शो। तो लैंग्वेज पार्ट, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, मतलब अभी लुक टेस्ट हो गए, हमारे पूरे कॉस्ट्यूम जब आएंगे तो हमारा खुद ही आव भाव चाल सब बदल जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रिपरेशंस जो हम लोगों को अभी से करना पड़ रहा है। सो हेल्थ वाइज एंड लुक वाइज एंड लैंग्वेज पार्ट तो है, चल रहा है। मैं आपका थॉट जानना चाहूँगा कि आप एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हैं और एक्टर्स जो है वो प्रेफर करते हैं रोमांटिक कैरेक्टर प्ले करना, एक्शन मूवी में कोई रोल प्ले करना, आप कितना अलग जा रहे हैं, इसके पीछे क्या सोच दिया? मैं तो टचवुड, मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैं हिस्टोरिक में भी आ जाती हूँ और हीरोइन और जो आप बोल रहे हो ना गाना वाला गाना उसमें भी आई। और सो आई थिंक दैट शुड बी द ट्रेट ऑफ एन एक्टर कि आप वर्सेटाइल माने जाते हैं। सो एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मुझे इस तरह से किरदार निभाने पड़ रहे हैं और जिसमें हर न्यूनेस है, यू नो। कोई भी चीज़ मेरे अब तक के वर्क जर्नी में, प्रोफेशन में मैंने कोई भी चीज़ रिपीट नहीं की है। मैंने कोई भी सास बहू सागा नहीं किया, और अगर माइथो या हिस्टोरिक कुछ किया भी है तो वो भी एक न्यूनेस, न्यू स्टोरी और न्यू जर्नी इंट्रोड्यूस किया है। सो आई हैव ऑलवेज बिन फॉर्चुनेट, मैंने कोई भी चीज़ रेपिटेटिव नहीं की है। सो आई हैव बिन देयर एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू, आई इंजॉय दिस प्रोफेशन एक्चुअली। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रोफेशन कि आपको इतने सारे किरदार निभाने को मिलता है, इतने सारे प्रोफेशंस निभाने को मिलते हैं। सो आई एम फॉर्चुनेट।
किरदार में घुसते हैं, उससे निभाते हैं, फिर स्विच करना होता है, ये जो ट्रांजिशन होता है कितना मुश्किल होता है? मुश्किल से ज़्यादा मेरे ख्याल से जो एफर्ट लगता है ना अपने उस कैरेक्टर पे, आप सुबह उठते हो, आपके दिमाग में वो कैरेक्टर रहता है, देयर समथिंग टू डू। मेरे को ना स्टैग्नेंट और आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं है। अगर मैं कुछ एक किरदार मैंने लिया है, उसकी शूटिंग अगर 7 महीने बाद भी हो रही है, सो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम डे 1 ओनली। सो बी इट फिजिकल फिटनेस देखा जाए, लैंग्वेज देखा जाए, आपकी स्किन देखी जाए, या जो भी वो जिस एरा का बन रहा है उस एरा को पढ़ने में, उसकी जर्नी को देखने में, तो इट्स अ टोटल होमवर्क। सो आई फील कि ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक मिल गया है प्रोजेक्ट तो उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। सो आई फील ये इतना मुश्किल भी नहीं है। टेलीविजन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप वही किरदार 2-3 साल तक करते जा रहे हो और उसके बाद अचानक से बंद होता है, तो दूसरा टेलीविजन शो अगर 4 दिन बाद मिलता है तो आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज और OTT और फिल्म्स में तो ये सब बात है नहीं। यू प्रिपेयर फॉर द कैरेक्टर विच इज यू मेक एन एफर्ट, तो वो बहुत बड़ी बात है। एक और सवाल मैं थोड़ा हट के पूछना चाहूँगा, फैंस का सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा। ये कहाँ फैंस है? सवाल कहाँ से किया? कॉमन फैंस होते हैं आपके और केसरी जी के, जो रंगे अरे यहाँ क्यों बात कर रहे हो आप? कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आना चाहिए क्योंकि उनके फैंस अक्सर जो उनके फीमेल फैंस होते हैं उनके साथ प्रोजेक्ट देखना काफ़ी पसंद करते हैं। आकाश का हो जाए या फिर आपके साथ हो जाए, तो कोई ऐसा अगर कोई हिंट देना चाहोगे उनके फैंस या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के फैंस को कि उस सिनेमा को किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, हर जगह कुछ रेवोल्यूशन आएगा तो ही आप मासेस चेंज कर पाएंगे ना। अगर वो इंडस्ट्री ही अलग है, उस इंडस्ट्री को चलाने वाले इक्का दुक्के लोग हैं जिनसे इंडस्ट्री चलती है। अगर वो खुद रेवोल्यूशन लाएंगे तो वो रेवोल्यूशन होगा और हम कुछ नयापन ला सकते हैं उस इंडस्ट्री में जाकर। तो मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें न्यूनेस था, अचानक वापस वही चीज़ बोलूँगी, और कुछ अलग हटके था जो बाकी हीरोइंस ने उस इंडस्ट्री में शायद नहीं किया होगा। तो अगर कुछ वैसा अपॉर्चुनिटी वापस मिलता है तो ज़रूर मैं करूँगी, और ऑडियंस को कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, ऑडियंस खुद बताएंगी कि किनको रखना है, क्योंकि एक्टर्स के हाथ में नहीं होता है कि वहाँ रहे, वो प्रोड्यूसर्स के हाथ में होता है, और अच्छी स्क्रिप्ट का इंतज़ार करते हैं तो आपका वो प्रोजेक्ट होता है। थैंक यू, हो गया।